Good morning, class. Now you can mention your attendance in the chat box with your section. क्लास लास्ट लेक्चर में हम लोग बैंक के ऑडिट का डिस्कशन कर रहे थे एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड functions and little bit about the knowledge related to the bank, and we are discussing the functions of bank. And as we know that every auditor must know what are the functions which are conducted within the bank, and what are the functions activities of the bank. ये सारे functions और जितने भी activities हैं ये auditor को पता होना चाहिए, so that he can easily audit or scan the documents or scan the activities, physical evidences, documents of the bank. कल हम लोगों का लेक्चर यहाँ तक हुआ था. वी आर डिस्कसिंग ऑल दी फंक्शंस, एंड फंक्शंस के बाद ये कुछ पॉइंट थे जो हमारे इस वाली पीपीटी में रह गए थे. तो द नेक्स्ट थिंग इज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. और बैंक के बारे में तो काफी कुछ हम लोगों ने डिस्कशन कर ही लिया है, एंड बहुत सारी चीजें होती हैं जो बैंक जिनके जैसे हम लोगों ने बात करी कि अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें, बैंकिंग स्ट्रक्चर की बात करें, देन वी नो दैट द गवर्निंग बॉडी ऑफ बैंकिंग स्ट्रक्चर और बैंकिंग इंडस्ट्री इज आरबीआई. हम सब जानते हैं कि आरबीआई गवर्न करता है, आरबीआई रेगुलेशंस निकालते हैं, आरबीआई रेट्स तय करते हैं, कितने रेट्स, हालांकि वो एक रेंज तय करते हैं. आरबीआई तय करता है कि भाई 3 to 5% के बीच में रेंज होनी चाहिए लोन्स के इंटरेस्ट की. तो ये जो रेंज है ये पर्टिकुलरली दी जाती है, एंड देन जितनी भी और चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो, वो क्या करते हैं इस रेंज के बीच में अपनी कोई रेंज सेलेक्ट करते हैं. वो डिपेंड करता है उनके कितने कस्टमर्स हैं, ठीक है, बहुत सारी पैरामीटर्स पे ये सारी चीजें डिस्कस कर मतलब डिपेंड करती हैं. फाइन. तो अगर हम लोग बैंकिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो अगर आरबीआई आता है, आरबीआई के नीचे फिर कैटेगराइज किया जाता है. जैसे कमर्शियल बैंक, करंटली अभी तो क्या है सारे के सारे कमर्शियल बैंक में ही आते हैं. कैटेगरी वाइज बनाने के लिए कमर्शियल बैंक, डेवलपमेंट बैंक जैसे आईसीआईसीआई है जो इंडस्ट्रियल क्रेडिट के लिए के डेवलपमेंट के लिए काम करता है, एचडीएफसी है हाउसिंग डेवलपमेंट के लिए काम करता है, ठीक है. तो ये क्या है अलग अलग डेवलपमेंट बैंक्स हैं, कोई हाउसिंग के लिए, कोई इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए, इस तरह की चीजों के लिए काम करता है. फिर कैटेगरी बनेगी पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जितने भी पीएसयूज हैं, जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, पीएसबीज हैं जिसमें गवर्नमेंट की ओनरशिप है, ठीक है, तो वो सारे के सारे आ जाएंगे. देन फिर प्राइवेट बैंक्स आ जाएंगे जो और इसके अलावा बैंक्स है जैसे एचडीएफसी, एक्सिस, प्राइवेट बैंक्स. फाइन. तो इस तरीके इसके बाद आते हैं आरआरबी जिनको हम लोग बोलते हैं रीजनल रूरल बैंक्स. इस रीजनल रूरल बैंक की अगर हम लोग बात करें तो रीजनल रूरल बैंक में 3 लोगों की एक तरीके से हम पार्टनरशिप कह सकते हैं या शेयरिंग कह सकते हैं. फाइन. तो आरआरबीज में एक तरीके से शेयरिंग होती है. तीन ये पहले तो हो गई जो ऑब्वियसली गवर्नमेंट की शेयरिंग होती है. देन उसके बाद जो ये 3 लोगों की शेयरिंग होती है इसी के अकॉर्डिंग उनकी एक्टिविटीज डिवाइड होते हैं. और कहा जाए कि स्पॉन्सर्ड बैंक उनका होता है, स्पॉन्सर्ड बैंक की होती है. जैसे अगर हम लोग बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा का ग्रामीण बैंक है, आरआरबी है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा उसका स्पॉन्सरिंग बैंक हो गया. इसी तरह जो भी उनके स्पॉन्सरिंग बैंक हैं उनकी बात अगर करी जाए तो वो एक स्पॉन्सर करते हैं तो उनकी शेयरिंग कम होती है, बट स्टिल अगर हम लोग ऑफिशियली बात करें तो आरआरबीज में शेयरिंग पे काम होता है, ठीक है. नेक्स्ट तो इस तरह से हो गया. देन उसके बाद नाबार्ड आता है. ये सब उनकी गवर्निंग बॉडी एक तरीके से आरबीआई है, और जो एग्रीकल्चर बोर्ड की तरह काम करता है वो नाबार्ड है, ठीक है. तो ये स्ट्रक्चर की बात हो गई अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं. और हाँ, इस इन्हीं स्ट्रक्चर में फॉरेन बैंक्स भी आते हैं, बिकॉज फॉरेन बैंक्स में इंडिया में बहुत सारे हैं जो ऑलरेडी वर्किंग नोट पे काम कर रहे हैं. तो फॉरेन बैंक्स की बात हो गई. ये स्ट्रक्चर की बात हो गई. इसके बाद हम लोग अगर बात करेंगे कि ये
स्ट्रक्चर के बाद ये रेगुलेटरी जो भी स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है आपको, दिस इज कॉल्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में क्या होता है कि आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है, लेकिन वो स्ट्रक्चर किस पे बेस है, अलग अलग जो भी एक्ट्स दिए गए हैं उन एक्ट्स पे वो स्ट्रक्चर बेस होना चाहिए। उन एक्ट्स में अलग अलग जो डिफाइन किया गया है, जो पेनल्टीज के लिए बोला गया है, जो लाइबिलिटीज के लिए बोला गया है, ठीक है, उसके पैरामीटर के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। फाइन। जैसे हम लोग अगर चार्टेड अकाउंटेंट की बात करें, जैसे हम लोगों ने ऑडिटर की बात करी, फाइन। तो ऑडिटर किस पे बेस होता है, ऑडिटर को के ऊपर जो लॉ काम करता है, अगर उनको लीगली कोई काम करना होगा, जो उनके डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर होंगे, ठीक है, वो एज पर चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट 1949 एंड इफ यू से okay, I added the students. Okay, class. तो वी आर टॉकिंग अबाउट द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, और ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी जानना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज अगर हमें ये नहीं पता होगा कि कौन सा लीगल पैरामीटर काम करता है, बेटा आई हैव ऑलरेडी डिड दैट। अगर कोई और है फेसिंग प्रॉब्लम, प्लीज ask to join. I will admit. I'm waiting. Currently, nobody is showing in the screen for the admission. Okay, class. विल डिस्कस। तो हम लोग यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना, बहुत सारे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि लॉ काम कर रहे हैं ऑब्वियसली। ये मेजर लॉज हैं जो काम करते हैं बैंकिंग इंडस्ट्रीज के लिए। इसके अलावा भी जैसे इक्वालिटी टू पे एक्ट है और एम्प्लॉय लेजिस्लेशन है, ये सब भी एक्ट भी काम करते हैं। बट ये क्या होता है, ये हम लोग बोलेंगे कि एम्प्लॉयज के ऊपर ज्यादा काम करते हैं, कि एम्प्लॉयज के राइट्स के लिए भी एक्ट बना हुआ है, एम्प्लॉय के जो प्रोविजंस हैं अलग अलग की, प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस, उनको ये सारी चीजें मिलनी चाहिए। मिनिमम वेजेस का एक्ट बना हुआ है कि भाई आपकी सैलरी में जो मिनिमम सैलरी होनी चाहिए वो आप एक एम्प्लॉय का राइट है, वो उसे मिलनी चाहिए। तो मिनिमम वेजेस के लिए भी एक एक्ट बना हुआ है। एंड इक्वल पे एक्ट, जो जेंडर बायसनेस होती है ना, मेल फीमेल वाला, उसमें भी एक एक्ट बना हुआ है, उसको बोल रहे हैं इक्वल पे एक्ट। उसमें क्या है कि आपको इक्वली पे किया जाएगा, जेंडर बायसनेस नहीं करी जाएगी। जो भी आपकी प्रोफाइल है उस पर, वेदर ही इज अ मेल और शी इज अ फीमेल, ठीक है। तो ये सारा डिस्कशन ओवर दी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है। अदर देन दिस, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये मेजरली है जो ऑडिटर इनको फॉलो कराता है। तो इसमें अगर हम लोग इंडिविजुअली बात करें तो फर्स्ट इज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो ये याद करने में आसान होगा ना, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी 1949 है एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट भी 1949 है। फाइन। तो ऑब्वियसली बैंकिंग से रिलेटेड है तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 तो काम करेगा ही करेगा। इसमें बैंक से रिलेटेड जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, बैंक के जो फंक्शंस हैं, ठीक है, बैंक के डायरेक्टर की क्या क्वालिफिकेशंस और जो वो भी पैरामीटर्स हैं, क्या अब किस तरीके से बैंक में लोगों को जॉब्स प्रोवाइड होगी, उनका करियर, प्रमोशंस, कोर्सेज, क्योंकि बैंक में सिर्फ बैंकिंग से रिलेटेड काम भी नहीं, और भी होते हैं, ट्रेनर्स भी होते हैं, ठीक है। तो जो आप बैंक में जिन लोगों की ज्वाइनिंग होती है उसके बाद उनको ट्रेनिंग दी जाती है, तो ऑब्वियसली टीचर्स भी होते हैं, बहुत तरह का स्टाफ होता है। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट उस पर पूरी तरीके काम करता है, सारी एक पैरामीटर्स बनाता है, उनकी ड्यूटीज, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और अगर वो कोई फ्रॉड करते हैं तो क्या पेनल्टी उनके ऊपर पड़ेगी, ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का ही काम है। देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं कंपनीज एक्ट 2013 की। ये पहले 1956 था, अभी कंपनीज एक्ट 2013 काम कर रहा है। फाइन। तो ऑलरेडी हम लोग ये जानते ही है कि भाई कंपनीज के लिए एक एक्ट बना हुआ है जिसे बोलते हैं कंपनीज एक्ट 2013।
इसके अकॉर्डिंग भी हम लोग ऑडिटर के फंक्शंस और ड्यूटीज और बहुत सारी चीजें इस पर डिस्कस कर चुके हैं। तो आप देखते ही हो कि कंपनीज के ऑडिट के लिए कंपनीज का ऑडिटर कैसे होना चाहिए, उसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, उसकी ड्यूटीज हम लोगों ने बात करी। ठीक, तो सारी चीजें जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है बैंकिंग कंपनी का, क्योंकि वो एक कंपनी है तो उससे रिलेशन में बैंकिंग कंपनीज एक्ट 2013 में सभी चीजें दी गई हैं, कितने एम्प्लॉयज होने चाहिए और सब ब्रांचेस के बारे में, मतलब हर एक चीज इसमें दी गई है। तो अगर आप एज पर दी कंपनीज एक्ट 2013 काम नहीं करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कंपनीज एक्ट में बोला गया ना कि आपको अगर ऑडिटर को हटाना है, रिमूवल करना है, ठीक है, तो आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना होगा। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, हम लोग ये बात कर चुके हैं ना। ठीक, तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा, सारे जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनका उनकी कंसेंट लेनी पड़ेगी। तो ये किस में दिया गया है, ये कंपनीज एक्ट में दिया गया है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, अगर कंपनीज ऐसा नहीं फॉलो करती हैं और बिना स्पेशल रेजोल्यूशन के, बिना रीजन दिए, बिना ऑडिटर की बात सुने आप उनको रिमूव कर देते हो, उनका रिमूवल कर देते हो, देन द कंपनी विल बी पेनलाइज एंड उन पे ऊपर लॉ सूट किए जा सकते हैं। फाइन। फिर आपको और नीचे अगर हम लोग आते हैं, देन उसके बाद है बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स, जो अभी करंट टाइम में 2019 में हुआ, उससे पहले 2017 में हुआ। हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं ना कि बहुत जल्दी जल्दी बैंकिंग कंपनीज के एक्विजिशन हो रहे हैं। जैसे एसबीआई ने अब सारे, एसबीआई का तो खैर अलग से एक्ट है, उस पर अच्छा बात नहीं करते, दूसरे एग्जाम्पल्स पे बात करते हैं ना। जैसे पीएनबी ने एक्वायर कर लिया ना यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया एंड ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ना। इसी तरह सिमिलरली केनरा बैंक में मर्ज हो गया है सिंडिकेट बैंक। तो ये अलग अलग बैंक्स की जो मर्जर और एक्विजिशंस हुई है ना, इसके लिए अलग से एक्ट बना हुआ है। इट इज कॉल्ड बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970। ठीक है, तो जितनी भी एक्विजिशंस होंगी, राइट्स के ट्रांसफर होंगे, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी चीजें काम करती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग पीएनबी की बात कर रहे हो, पीएनबी ने एक्वायर किया यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को, तो ऑब्वियसली यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के जितने भी एम्प्लॉयज थे अभी वो पीएनबी के बन गए, तो रूल्स किसके चलेंगे, रेगुलेशंस किसके चलेंगे, पीएनबी के चलेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजों पे जब भी डिस्कशन होता है, जब भी पैरामीटर सेट होते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें भाई यूनाइटेड की ज्यादा अच्छी होंगी, बहुत सारी चीजें पीएनबी की अच्छी होंगी। जैसे कुछ तो चीजें हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि पीएनबी का सबसे ज्यादा अगर जो एनपीए था वो पीएनबी का था और यूबीआई का और ओबीसी का नहीं था। तो मर्ज के करने के बाद क्या हुआ कि भाई ऑब्वियसली इम्पैक्ट बड़ा पीएनबी के ऊपर और उनका एनपीए कम हो गया ओवरऑल, अगर हम लोग एनपीए की बात करें, क्योंकि उन्होंने एक्वायर कर लिया इन दो बैंक्स को। तो एसबीआई के बाद पीएनबी अब सेकंड नंबर पे है, सबसे बड़ा बैंक है, सबसे ज्यादा ब्रांचेस हैं। फाइन। और अगर हम लोग बोले आरआरबी, तो सबसे ज्यादा आरआरबी अभी तक बीओबी की थी, अब पता नहीं मर्ज के बाद क्या होता है। तो फाइन। वेल, तो अंडरटेकिंग्स एक्विजिशंस एक्वायर करना, देखो कई चीज होती है। एक होता है मर्जर, यानी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए बी, वो मर्ज हो गई दो कंपनीज। ठीक है, मैनेजमेंट मर्ज हो गया, एम्प्लॉयज मर्ज हो गया। एक्वायर में क्या हो गया, ए प्लस बी वहां इज इक्वल टू ए, यानी ए ने बी को एक्वायर कर लिया। ठीक है, इसी तरह होते हैं। इसके बाद है रीजनल रूरल बैंक्स 1976। 1976 एक्ट बना है रीजनल रूरल बैंक्स के लिए। रीजनल रूरल बैंक्स बेसिकली भाई होता था कि आपने बैंक बनाए, जितने भी कहा जाए जो डेवलप्ड एरियाज थे, अर्बन एरियाज थे, आपने वहां के लिए बैंक बनाए। बट स्टिल बहुत सारी जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो गांव में भी रहती है। तो आप किस तरीके से वहां के डेवलपमेंट के लिए काम करोगे, होता है ना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए काम करोगे, तो भी जरूरी है। इसके लिए रीजनल रूरल बैंक्स, अभी तो बहुत क्रेडिट सोसाइटीज भी बनती हैं। तो रीजनल रूरल बैंक्स बनाए गए और रीजनल रूरल बैंक्स इसी पे काम करते हैं।
बेसिकली जितने भी रूरल एरियाज हैं उनके डेवलपमेंट के लिए लोगों को कम सिक्योरिटी पे लोन्स प्रोवाइड कराते हैं, इंटरेस्ट रेट कम होते हैं, बहुत सारी चीजें फैसिलिटेट करी जाती हैं इफ यू टॉक अबाउट रीजनल रूरल बैंक्स। और जैसा हम लोगों ने बात किया ना कि रीजनल रूरल बैंक्स की अगर हम लोग ओनरशिप की बात करें तो हमने बताया था ना कि सेग्रीगेशन होता है। तो रीजनल रूरल बैंक्स में क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 50% होता है, फिर जो नेशनलाइज बैंक होता है जिसको हम लोग कहते हैं ना कि स्टेट, वो सॉरी स्पॉन्सर्ड बैंक जिसको हम लोग, उसकी 35% रहता है उसका रेशियो। एंड दी स्टेट, जिस स्टेट में होता है जैसे यूपी का है, हाँ जहाँ का है, वो 15% की उनकी शेयरिंग रहती है। तो 50% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड 35% ऑफ द स्पॉन्सर्ड बैंक एंड देन 15% ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये रीजनल रूरल बैंक की अगर हम लोग बात करें तो ये अफर्मेशन रहता है, ये कॉम्बिनेशन रहता है। और डिफरेंट डिफरेंट अभी करंट टाइम में बहुत सारे रीजनल रूरल बैंक्स हैं जो अलग अलग रीजन के लोगों के डेवलपमेंट के लिए काम कर ही रहे हैं। और ये काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि लोग जो गांव के लोग हैं, जो ऐसे रूरल एरियाज के लोग हैं, उनको बैंक तक लाना। और अगर हम लोग बात करें तो जो हमें याद आ रहा है कि आरआरबी जो सेटअप हुई थी या कौन सी कमेटी के मतलब रिकमेंडेशन पे सेटअप हुई थी, इट इज नरसिम्हा कमेटी समथिंग, जो हमें याद आ रही है, नरसिम्हा कमेटी के रिकमेंडेशन पे आरआरबी बैंक्स स्टार्ट हुए थे देन। ओके, के फंक्शनिंग को लेकर और रूरल एरियाज के डेवलपमेंट को लेकर, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक्स काम करते हैं। और अगर लोग नेक्स्ट बात करते हैं तो फिर बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग, ये 1970 में पुराना था और 1980 में इसको रिडिफाइन किया गया है, अमेंड करके नया बनाया गया। ओके, और ये सिमिलरली इसी तरीके जैसे कंपनीज एक्ट 1956 पहले चलता था, देन उसके बाद अभी जो चल रहा है, अब मतलब अब यही चल रहा है। ये इसी तरीके है जैसे वैट को हटाकर अब जीएसटी ले आए हैं। ठीक, तो फिर आगे चलते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ये इसलिए ऐड किया गया है आईटी एक्ट क्योंकि जो आईटी में रेवोल्यूशन आया ना, इसकी वजह से कंपलसरी हो गया है बहुत सारी चीजें। जो एक होता ना कि पहले क्या होता था कि मैनुअल काम होते थे, उस पूरे मैनुअल चीजों को, पूरा का पूरा मैनुअल डेटाबेस को ऑनलाइन स्ट्रक्चर्ड किया गया है। तो अगर उससे रिलेटेड कोई सिक्योरिटी में कोई फ्रॉड्स होते हैं, एरर्स होते हैं, या कोई ऐसे, कई बार हम लोग बैंक जाते हैं तो सुनते नहीं है कि अरे सर्वर चला गया है। तो इट मीन्स कि सारी चीजें क्या हो रही है, सेंट्रलाइज काम हो रही है। जैसे एटीएम काम करा ना, कि आप किसी भी एटीएम से पैसे विड्रॉ करो या डिपॉजिट करो या कुछ भी करो, आपका जो अकाउंट जिस भी बैंक में है वो तो सेंट्रलाइज एक ही जगह है ना अकाउंट, ठीक है, उसमें से तुरंत पैसा डिडक्ट हो जाता है। तो इट मीन्स कि सेंट्रलाइज काम हो रहा है, चीजें उस तरीके से काम हो रही है। तो ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के अकॉर्डिंग हो रही है अभी करंट टाइम। आप अगर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो बहुत आप फैसिलिटेशन आपको मिला हुआ है। आप एसबीआई ने भी अपना एक पोडियम टाइप में बनाया है, आप उसमें जाओ और अपने स्कैन डॉक्यूमेंट्स करो और पूरी इंफॉर्मेशन दो, आप अपना अकाउंट खुद भी ओपन कर सकते हो। सिमिलरली आईसीआईसीआई बैंक आपको आपके घर पे आके आपका अकाउंट ओपन करके देते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग करी जा रही है। बट अगर इसमें कोई फ्रॉड होते हैं, एरर्स होते हैं या रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं किए जाते हैं, जैसे आपकी इंफॉर्मेशन, आपका एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको दिया जाएगा और आपकी इंफॉर्मेशन आप ही फिल करोगे और आप तक ही रहेगी। ये मतलब एक तरीके से जरूरी है फॉर दी सिक्योरिटी रीजंस। तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगर कोई और, चाहे वो ब्रांच का एम्प्लॉय हो या कोई और पर्सन है, वो इसमें कहा जाए पेनिट्रेशन करते हैं, वो इसमें जानबूझ के अगर पीकिंग करते हैं, ताक झांक करते हैं, तो ये गलत माना जाएगा और उनके ऊपर पेनल्टी लगेगी। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये ऑब्वियसली 2002 में एक्ट बना है। और ये मनी लॉन्ड्रिंग यानी जो वो नहीं, हम लोग सुनते हैं कि ब्लैक मनी को वाइट करा जा रहा है, हाँ बहुत सारी चीजें, तो इसके प्रिवेंशन के लिए ये एक्ट बनाया गया है। यानी जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनका
प्रूफ रखा जाता है, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है, क्या रीजंस के साथ आ रहा है, इसीलिए उसमें मेंशन करना जाता है। और बैंक्स क्या करती है, लिमिट लगा के रखती है कि भाई इससे ज्यादा ट्रांजेक्शन एक दिन में नहीं होगा, या अगर होता है तो उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, या पैन कार्ड उसमें लगाया जाता है। तो ये सारी जितनी एक्टिविटीज कराई जाती हैं वो इसीलिए कराई जाती है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, कि जो ब्लैक मनी को वाइट ना किया जा सके, उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हो। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, इतना बल्क में अमाउंट सबमिट कर रहे हो, तो उसके पीछे उसके रीजंस, और आपका पैन कार्ड यूज होता है, आधार तो भी कनेक्टेड हो गया। तो नेक्स्ट है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। क्योंकि बैंक हम देख रहे हैं ना, बैंक क्या कर रही है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का भी काम बैंक्स देख रही है, यानी स्टॉक एक्सचेंज में आपके पैसे को, वो आपके स्टॉक्स को क्या कराते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे काम जब से बैंक देखने लगी, तो बैंक के ऊपर ये वाला एक्ट भी लागू किया जाता है, सिक्योरिटी को एनहांस करना, और बैंक की खुद की भी शेयर्स होते हैं, डिवेंचर्स होते हैं, उनकी भी वैल्यूएशन करना। तो बेसिकली इनके एनफोर्समेंट के लिए, इनको गलत तरीके से यूज ना किया जा सके, इसके लिए भी यूज किया जाता है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। एंड क्योंकि बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो ऑब्वियसली उनके पास फाइनेंशियल एसेट्स होंगे ही होंगे, लाइक ना कैश एट बैंक जिसको हम लोग बोलते हैं ना, करंट लिक्विड कैश सब होगा। नेक्स्ट है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन है। क्रेडिट इंफॉर्मेशन, क्योंकि बैंक क्रेडिट्स पे ही काम करते हैं, इंटरेस्ट उस पर जनरेट करते हैं, तो क्रेडिट से रिलेटेड जो कंपनीज के रेगुलेशंस हैं, एक्ट 2005 है जिसपे ये बेस है। नेक्स्ट है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एंड एक्ट। ये इसलिए दिया गया ना कि मान लीजिए कस्टमर ने पेमेंट्स किए हैं, और कई बार आप देखते हो ना कि आपने पेमेंट किया और एटीएम से उसमें आपको विड्रॉल नहीं हो रहा, सॉरी आपने मतलब आप कैश विड्रॉ करना चाहते हो और आपने देखा कि कैश डिडक्ट हो गया है, बट आपको रिसीव नहीं हुआ है, कोई प्रॉब्लम आ गई है एटीएम में, या एटीएम में पैसा खत्म हो गया है, आपका जो स्लिप आया या आपने जो मैसेज देखा उसमें तो डिडक्शन दिखा रहा है, बट आपको रिसीव नहीं हुआ। तो इस वजह से अगर कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, और जो कस्टमर है, जो क्लाइंट है, उनको पेमेंट्स रिसीव नहीं हुए हैं, तो बैंक 24 आवर्स में उसका सेटलमेंट करते हैं। और तो ये पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अंदर आता है। लास्ट हम लोग बात कर रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग काम करता है। स्टेट बैंक और उसकी सब्सिडियरी बैंक्स जो पहले हुआ करती थी ना, जम्मू कश्मीर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पटियाला, ठीक है, ये सब जो थे अब सारे के सारे मर्ज हो गए हैं, सब के सब मिलाकर अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही बोला जाता है, यानी वो सारे के सारे मर्ज हो गए, ठीक। तो दीज आर ऑल दी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो इफेक्टिवली काम करते हैं फॉर दी बैंकिंग इंडस्ट्री। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि एक बैंक को कितने तरह की रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। तो टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बाय बैंक। बैंक हम लोग ऑडिट रिपोर्ट के बारे में तो काफी सारी बात ऑलरेडी कर ही चुके हैं, बट अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि कौन सी ये 3 रिपोर्ट्स है जो बैंक की तरफ से सबमिट होती है। फर्स्ट है स्टेचुरी ऑडिट रिपोर्ट। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, वैसे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स भी होते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जैसे डेप्रिसिएशन का स्टैंडर्ड होता है, फिक्स्ड एसेट्स कैसी होनी चाहिए, उनका रेशियो क्या होना चाहिए, उसके लिए सबके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं। इसी तरह क्या होता है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स भी बने हुए हैं, ठीक। तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स भी उसी तरीके काम करते हैं। मेरे पास चार्ट है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का, जब हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे तो हम उसमें वो पूरा चार्ट दे देंगे, जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे पढ़ने के लिए फर्दर आप पढ़ सकते हो, ओके। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो स्टेचुरी ऑडिट रिपोर्ट है, ये पहली बात, ये तीनों ही रिपोर्ट कंपलसरी होती हैं ऑन बिहाफ ऑफ द बैंक। बैंक को ये तीनों ही रिपोर्ट जनरेट करनी कंपलसरी होती है। पहला स्टेचुरी ऑडिट रिपोर्ट जो एज पर दी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड होती है, आपको जो ऑडिट के स्टैंडर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको हर साल अपनी एक स्टेचुरी रिपोर्ट पब्लिश करनी होती है हर बैंक को।
और ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 700, 705 एंड 706 के अंडर आती है। नेक्स्ट होती है लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट इज इशूड बाय आरबीआई सर्कुलर्स। आरबीआई के सर्कुलर्स आते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको एक लॉन्ग, जिसमें आरबीआई जो जो चीजें चाहते हैं, आरबीआई के जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट्स होते हैं, आरबीआई के जो जितनी भी मतलब उन आरबीआई के अकॉर्डिंग जो सर्कुलर में प्रिस्क्रिप्शन दिए होंगे ना कि ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, वैसे सारी इन्फॉर्मेशन लॉन्ग फॉर्म है। उसका नाम से ही लग रहा है ना, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। इट मीन्स कि आपको इसमें थॉरली पूरी इंपॉर्टेंट, और ये कम पेजेस की नहीं होती, काफी सारे पेजेस की होती है। ठीक, तो आरबीआई के सर्कुलर्स के अकॉर्डिंग आपको एक लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट जनरेट करनी होती है। थर्ड ऑडिट रिपोर्ट होती है, इट इज कॉल्ड टैक्स ऑडिट रिपोर्ट इशूड एज पर द आईटी एक्ट 1961। टैक्स के सेटलमेंट के लिए, टैक्स की इंफॉर्मेशन के लिए ऑडिट रिपोर्ट जनरेट करी जाती है, इसको हम बोलते हैं टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। यहाँ पर हम आपको बता देना चाहते हैं कि फॉर टैक्स पर्पजेस एंड कॉस्ट पर्पजेस, जैसे जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं वहां पे कॉस्ट के पर्पज के लिए कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट जनरेट करी जाती है। सिमिलरली ऐसी जनरेट करी जाती है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, जिसमें टैक्स की जितनी भी पैरामीटर्स है ना, कितना टैक्स कहाँ पर देना है, कहाँ आपने इन्वेस्टमेंट किया तो आपको टैक्स में छूट मिल गई, रिबेट मिल गई है, इस तरह की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती हैं, इट इज बेस्ड ऑन दी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। तो बेसिकली स्टेचुरी ऑडिट रिपोर्ट ये एज पर दी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड आपको बनानी होती है। लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट जो आरबीआई के सर्कुलर्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको एक थॉरली बिल्कुल जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव रिपोर्ट्स आप तैयार करनी होती है, आरबीआई के सर्कुलर्स के बेस रहती है। एंड द थर्ड वन इज आईटी एक्ट के अंदर आती है कि आपने टैक्सेस का पेमेंट फुल डिस्क्लोजर के साथ किया है या नहीं किया है, आप कहीं कुछ छुपा तो नहीं रहे हो, आपने कुछ ऐसा गलत कुछ तो नहीं किया हुआ है। तो इससे रिलेटेड सारी की सारी होती है विच इज नोन एज टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। फाइन, तो ये तीनों रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है और तीनों ही एक बैंक को इशू करनी होती है। इसके अलावा भी पता है, इसके अलावा भी रिपोर्ट्स बनती हैं, जैसे ये तो हो गई एक्सटर्नल के लिए, इसके बाद इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट्स भी जनरेट करी जाती है। और इंटरनल वाली क्या होती है, 3 मंथ्स की, 6 मंथ्स की, हाँ, तो ईयरली इस तरीके से वो रिपोर्ट जनरेट करी जाती है। इसलिए कई बार आप लोग बैंक्स अगर आपने विजिट किया हो तो आपने देखा हो कि बैंक वाले बोलते हैं अभी ऑडिटिंग चल रही है, कभी बाई चांस ऐसा हुआ हो आपके साथ में, तो बैंक्स में ऑडिट चल रहा होता है, कई बार ये क्या हो रहा होता है, इंटरनल ऑडिटिंग चलती ही रहती है। इंटरनल ऑडिटिंग में भी इसी तरीके होता है, स्टेचुरी और जो एक होता है ना, पूरा क्लियरली चेक करते हैं, टैक्स की चेकिंग हो रही है, हर एक चीज की चेकिंग करी जाती है, क्योंकि इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और फाइनेंस का इकोनॉमी में बहुत सपोर्ट रहता है। तो ऑब्वियसली बैंक इकोनॉमी में सपोर्ट भी करते हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप इंटरनल कंट्रोल रखो और जितनी भी कहा जाए कैटेगरी की जो नहीं स्कैनिंग होती है, चेकिंग होती है फॉर इन दी बैंक, वो जरूरी हो जाती है। ओके, तो इसके बाद हम लोग ये दो फॉर्मेट्स हैं क्लास, ये हम आपको दिखाना चाह रहे थे। जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि बैंक की भी बैंक अपने अकाउंट्स, जैसे सारे जितने भी कहा जाए कंपनीज होती हैं वो सब अपने अपने अकाउंट्स मेंटेन करती हैं। सिमिलरली बैंक्स भी अपने अकाउंट्स मेंटेन करती हैं। फाइन, तो बैंक के अकाउंट जो मेंटेन होते हैं, जब भी ऑडिटर चेक करता है ना, तो ऑडिटर देखता है कि किस फॉर्मेट में है। तो यहाँ पर वो फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे दो फॉर्मेट्स हम आपको दिखा रहे हैं जो बैंक में यूज होते हैं, बैंक्स में ऑडिटर इनको चेक करता है। जो यहाँ पे शेड्यूल दिए हुए हैं, जो एक्ट के शेड्यूल हैं, उस थर्ड शेड्यूल में सेक्शन 29 में दिया हुआ है फॉर्मेट। अच्छा हाँ, एक चीज और, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जितने भी बैंक है पहले वो जो आर्टिकल्स होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके शेड्यूल 2 में पहले क्या होता था, कुछ बैंक शेड्यूल 2 में आते थे, कुछ बैंक नहीं आते थे, बट करंटली सारे बैंक शेड्यूल 2 का पार्ट होते हैं। पहले ऐसा होता था कि कौन से शेड्यूल 2 में है, कौन से शेड्यूल 2 में नहीं है, बट अभी सारे बैंक्स नेशनलाइज हैं और सारे ही बैंक जो आर्टिकल्स है उसके शेड्यूल 2 का पार्ट हैं।
ठीक, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था बताने के लिए। ओके, तो ऑडिटर ये मतलब बेसिकली होता क्या है ना, ऑडिटर को हर एक चीज देखनी होती है, आपका रजिस्ट्रेशन ठीक से हुआ है कि नहीं हुआ है, आपने जो आपके स्टेक्स हैं, जो आपको कैपिटल है आपकी वो कितनी है, उस हिसाब से सारी चीजें चेक करनी होती है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं फॉर्म ए। इट इज अ फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के लिए किस तरह से बनेगी, क्या क्या उसमें इंग्रेडिएंट्स हैं, पर्टिकुलर्स हैं, और अगर उसमें कोई चेंजेस होते हैं, अगर ये आपकी जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट समझते ही होंगे, बैलेंस शीट के अंदर क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी ये सारी की सारी चीजें होंगी। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, अगर आपकी बैलेंस शीट में, ठीक है, कोई ओमिशन किया गया यानी कोई चेंजेस हुए तो वो यहाँ पर मेंशन किया जाता है। तो अभी यहाँ पे दिख रहा है ना 000 ओमिटेड, यानी अगर अभी कोई गलती नहीं है, बट यहाँ पर अगर कोई गलती होती है, कोई चेंजेस किए हैं आपने, कुछ भी किया है, तो यहाँ पर मेंशन करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे ये दोनों ईयर के कंपैरिजन के लिए करंट ईयर और प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। ठीक, कैपिटल्स एंड लाइबिलिटीज का है यहाँ पे, ये कैपिटल एंड लाइबिलिटीज हैं उसका टोटल, देन उसके बाद ये एसेट्स होती हैं। ठीक है, ये जो बैलेंस शीट बनती है, अगर आपको याद हो, तो बैलेंस शीट के फॉर्मेशन के दो तरीके हो जाते हैं ना, कि एक तो हमारा हॉरिजेंटल तरीका होता है और एक वर्टिकल तरीका होता है। फाइन, हॉरिजेंटल में हम क्या करते हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज अगल बगल कर देते हैं, और अभी क्या देख रहे हो आप कि ऊपर नीचे क्या हुआ है। ओके, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कैपिटल एंड लाइबिलिटीज में, यहाँ पर आ जाते हैं आपकी कैपिटल, आपने कितनी कैपिटल लगाई हुई है, और यहाँ पे सारे शेड्यूल दिए हुए हैं। ठीक है, कौन से शेड्यूल में क्या आता है, सेक्शन 29 के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस डिपॉजिट्स जो भी हैं आपके पास, आपने बोरोइंग्स अभी तक कितने लिए हैं, अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस आपने क्या क्या किए हुए हैं, देन उसका टोटल किया जाता है, फिफ्थ शेड्यूल का पार्ट है। ये सारी आ गई आपकी कैपिटल एंड लाइबिलिटीज, देन उसके बाद आती है आपकी एसेट्स। फाइन, तो कैश एंड बैलेंसेस विद आरबीआई, आरबीआई के साथ में आपके कैश एंड बैलेंसेस कितने हैं, बैलेंसेस विद बैंक्स एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, कि जैसे हम लोग बोलते हैं कैश इन हैंड, यानी आपके पास जो लिक्विड कैश, रेडी कैश है, उसकी बात यहाँ पे करी जा रही है। जो फिर है इन्वेस्टमेंट एडवांसेस, फिक्स एसेट्स एंड अदर एसेट्स, ये यहाँ पे मेंशन होती है, फिर इसको टोटल किया जाता है, 10 है। इसके बाद शेड्यूल 10 में आता है टोटल कंटेंजेंट लाइबिलिटीज, कोई कंटेंजेंट लाइबिलिटीज हैं जो थेफ्ट के केस में या इस केस में आपने कोई लाइबिलिटी आपके ऊपर बनी हुई है। बिल्स फॉर कलेक्शन, अभी आपके पास कलेक्शन के लिए कौन से बिल्स हैं जो रह गए हैं, ये उसका रहता है। ठीक, तो यहाँ पर दोनों के करंट ईयर और प्रीवियस की ईयर के यहाँ पे अमाउंट्स रहते हैं, यहाँ पे दोनों ईयर के इसलिए हैं फॉर दी कंपैरिजन। ट्रेंड देखा जाता है ना, कि पिछले साल कितने थे और इस साल एकदम से बढ़ कैसे गए, या एकदम से घट कैसी चीज, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है ना, तो ऑडिटर उसको वहां पर ज्यादा फोकस करके और उसके इंफॉर्मेशन डालता है, disclose करता है। अगर उन्हें ज्यादा डिफरेंसेस नहीं दिखते हैं, तो जैसे एनपीए में ही होता है ना, पिछले साल आपका एनपीए बहुत था, इस साल आपने बहुत कोशिश करी, और जो ऐसे बैड डेट्स हो रहे थे उनसे जाकर बात करी, और वो बैड डेट्स आपके खत्म हो गए, तो हो सकता हो कि आपने उसको ठीक कर लिया हो, फिर भी डिफरेंस तो दिखाएगी ना। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। नेक्स्ट ये दिया हुआ है थर्ड शेड्यूल के सेक्शन 29 में, तो सब फॉर्मेट दिए हैं, और भी बहुत सारे फॉर्मेट्स थे, बट ये दो बहुत इंपॉर्टेंट थे, एक प्रॉफिट एंड लॉस का और एक बैलेंस शीट का। इतना ही मतलब ये भी काफी हेल्पफुल है, तो इतना ही है ये, और फॉर्मेट्स नहीं है यहाँ पे। ये फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस का, तो इसको भी ये भी प्रॉफिट एंड लॉस वाला भी आप ऐसे ही रखते होगे ना, कि एक तरफ हम लोग कहा जाए प्रॉफिट्स एंड लॉस का बनाते थे, तो हॉरिजेंटल और वर्टिकल। ठीक, तो ये इसलिए भी बनाया जाता है ना, कि दोनों ईयर्स का कंपैरिजन ठीक से ऊपर। ओके, तो यहाँ पे इनकम्स है, इंटरेस्ट जो अर्न किया आपने, और अदर इनकम्स, फाइन, फिर उनकी टोटलिंग। एक्सपेंडिचर्स क्या है आपके, एक्सपेंडिचर्स में आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज। ठीक है,
इन दोनों के फिर इन दोनों के टोटलिंग है। तो उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी आपको नेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर, और अगर आप पीछे से कुछ अपना प्रॉफिट एंड लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड करके लाए हो लास्ट ईयर का, तो वो यहाँ पर आ जाएगा, उसकी टोटलिंग अलग होगी। ये आप देख रहे होगा ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। तो इस तरह से ये टोटलिंग करी गई है। नेक्स्ट है ट्रांसफर टू स्टेचुरी रिजर्व्स, ट्रांसफर टू अदर रिजर्व्स जो आपने प्रपोज किए, डिविडेंड्स, बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड टू द बैलेंस शीट। ओके, तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये इतना ही है, यहीं तक रखते हैं। फिर नेक्स्ट जो कैसे हम कंडक्ट करते हैं ऑडिट ऑफ द बैंक्स, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और यहाँ पर हम लोगों ने बैंक्स के बारे में, बैंक के फंक्शंस और ये सब जरूर याद रखिएगा कि बैंक की डेफिनेशन किस में आती है, बैंकिंग कंपनीज की, बैंक बैंकिंग की 5B में, बैंकिंग कंपनीज 5C। ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में इस तरह के सेक्शंस और ये एक्ट बहुत काम आते हैं। ओके, तो यहीं तक रखते हैं क्लास, और कल हम लोग डिस्कशन करेंगे हाउ टू कंडक्ट एन ऑडिट ऑफ अ बैंक। एंड क्लास आई होप आप सबने अपनी अटेंडेंस मेंशन कर दी होगी। हाँ, अभय, कामरान, प्रिया, निखिल, विवेक, देवांश, श्रद्धा, जया, मलिका, स्नेहा, एकता, शश्विता, दीपाली, शेफाली, शिवानी, तान्या, प्रखर, सलोनी, प्रीति, रितु, नीरज, साधना, उत्कर्ष, गुप्ता सेकंड, मेघना, प्रीति, पूजा, वांशिका, आशु, आज्ञा, साक्षी, स्वीटी, नम्रता, रक्षा, तुलिका, ओके, एंड हर्षिता, अनमोल। ओके, फाइन। क्लास, इज देयर एनीवन एल्स? आई एम वेटिंग, प्लीज मेंशन करो। आकृति, आकृति मेंशन mention your attendance, Akriti. Pranav, Yes, okay beta. Pranav, Pranav, Vivek, Pranav and Vivek, please beta mention करिए अपनी attendance. And I hope बाकी सबने तो अपनी attendance दे दी है. Pranav and Vivek, yes, Shivam. Shivam, beta, just mention your attendance in the chat box. Okay? Yes, ma'am. Okay. You are raising your hand for the attendance, or you have any questions? You can. हेलो। Yes, Pranav. मैम अटेंडेंस लगा Yes. दीजिए मेरी भी। बेटा आपको अपनी अटेंडेंस खुद ही लगानी होगी ना, मेंशन करिए अपना नाम इसमें चैट बॉक्स में, अपना अच्छा नाम और मैम, सेक्शन। ओके बेटा। ओके मैम, ओके मैम। ये देखो, कभी कभी क्लास अटेंड करोगे ना, यही होगा फिर। जस्ट डोंट से यस मैम और प्रेजेंट मैम, जस्ट मेंशन योर नेम एंड योर सेक्शन। ओके, ओके, ओके देन, थैंक यू बच्चा, थैंक यू क्लास, thank you, ma'am. Thank you, वेलकम, ma'am. वेलकम बेटा, एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।